प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता, मुंबई और नोएडा में उच्च प्रभाव क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं की करेंगे शुरुआत। इसके जरिए हर रोज किया जा सकेगा 10,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण। रफाल विमानों का पहला जत्था फ्रांस से भारत के लिए रवाना। 29 जुलाई को हरियाणा के अंबाला में औपचारिक तौर पर वायु सेना में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वाराणसी मंडल में कोविड संक्रमण एवं बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। कहा, हर जिले में 100 बेड के बनेंगे कोविड अस्पताल। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, किसानों की खुशहाली से ही बनेगा आत्मनिर्भर भारत। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च प्रभाव क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। इन सुविधाओं से देश में परीक्षण करने की क्षमता बढ़ेगी और इनसे बीमारी की शुरुआती पहचान और समय रहते उपचार करने में तेजी आएगी। इस प्रकार इन सुविधाओं से कोरोना महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। इन 3 उच्च क्षमता प्रभाव वाली परीक्षण सुविधाओं को रणनीतिक तौर पर आईसीएमआर राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान नोएडा, आईसीएमआर राष्ट्रीय प्रजननीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई और आईसीएमआर राष्ट्रीय हैजा एवं आंत बीमारी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया है, जो हर रोज 10,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का आज 82वां स्थापना दिवस है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ एक अहम भूमिका निभाता है। किसी भी मुश्किल की घड़ी में हर चुनौती का सामना करने के लिए इस बल के जवान हर वक्त तत्पर रहते हैं। मध्य प्रदेश की नीरज में 27 जुलाई 1939 को बल की पहली बटालियन की स्थापना की गई थी। पूरी सेवा और निष्ठा की भावना के साथ सीआरपीएफ के जवान देश की शांति भंग करने वाली हर कोशिश को नाकाम करने के लिए पूरी मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। इस मौके पर आज दिल्ली स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बल के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और जवान के हौसलों के लिए उन्हें सलाम किया। सीआरपीएफ के 82वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सीआरपीएफ जवानों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सीआरपीएफ के 82वें स्थापना दिवस पर इस उत्कृष्ट बल के सभी जवानों को शुभकामनाएं। सीआरपीएफ हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखने में सबसे आगे है। इस बल के साहस और कुशलता की व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। आने वाले वर्षों में सीआरपीएफ और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के 82वें स्थापना दिवस के मौके पर ट्वीट करते हुए कहा कि सीआरपीएफ वीरता, साहस और बलिदान की मिसाल है। सीआरपीएफ ने हर बार देश का सीना चौड़ा किया है। कोरोना महामारी के दौरान समाज की सेवा के लिए उनका समर्पण अतुलनीय है। बहादुर सीआरपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों को लाखों भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय वायुसेना के लिए पहले बैच के 5 राफेल लड़ाकू विमान आज फ्रांस से अंबाला एयरबेस के लिए रवाना हो गए। भारत तक अपनी उड़ान के दौरान रफाल विमानों का जत्था संयुक्त अरब अमीरात में रुकेगा, जिसके बाद ये 29 जुलाई 2020 को अंबाला एयरबेस पहुंचेगा। विमान को 29 जुलाई को मौसम के मुताबिक वायुसेना स्टेशन अंबाला में शामिल किया जाएगा। पहले बैच के इन 5 विमानों का औपचारिक अधिष्ठापन समारोह अगस्त में किया जाएगा। वायुसेना के एयर क्रू और ग्राउंड क्रू ने अपने अत्यधिक उन्नत हथियार प्रणालियों सहित विमान पर व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज सीआईआई के राष्ट्रीय अधिवेशन के राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में सरप्लस मैनेजमेंट एक चुनौती है
हालांकि सरकार की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित उठाए गए कदमों से फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि बैंकों को सलाह दी गई है कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में दबाव सहने की क्षमता का परीक्षण करें और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पूंजी जुटाएं। 5 प्रमुख गतिशील तथ्यों का जिक्र करते हुए गवर्नर ने कहा कि कृषि क्षेत्र के पक्ष में बदलाव देखने को मिले हैं। उन्होंने बताया कि तथ्यों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और बिजली विकास के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल है। आरबीआई गवर्नर वर्ल्ड बैंक 2020 के एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ग्लोबल वैल्यू चेन में 1% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, लिहाजा देश की प्रति व्यक्ति आय के स्तर में 1% के स्तर की वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा कि सीआईआई बुनियादी ढांचे के विकास में अच्छी भूमिका निभा रहा है और आगे भी इसे रचनात्मक बनाए रखने की जरूरत है। According to a World Bank 2020 report, it suggests that 1% increase in GVC participation can boost per capita income levels of a country by more than 1%. And that's not small. This scenario has to change, and I think this is the right time for India to take efforts to become a part of the global value chain. And here the focus and emphasis will have to be on productivity and will have to be on the quality of our products and services. भारत में सरकार के नियंत्रण प्रयासों से कोरोना महामारी की स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है और कोरोना से संक्रमित मरीज भी तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। कोरोना रिकवरी की दर में तेजी से सुधार हो रहा है। देश में अब तक कुल 9,17,567 कोरोना मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। अभी देश में 4,85,114 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 5,15,000 से अधिक सैंपल्स की जांच की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बीएचयू के सेंट्रल हॉल सभागार में वाराणसी मंडल में कोविड संक्रमण एवं बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीएचयू और जिला प्रशासन के समन्वय से पूर्वांचल सहित अन्य प्रदेशों के लोगों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीएचयू में लेवल 3 के बेड में विस्तार व नॉन कोविड ओपीडी संचालित करें। सीनियर डॉक्टर भी कोविड मरीजों को विजिट करें। उन्होंने कहा कि बीएचयू को राज्य सरकार से जो सहयोग चाहिए वो मिलेगा। बीएचयू ऐसा कार्य करे कि वो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जिले में 100 बेड के कोविड अस्पताल बनेंगे। बीएचयू L3 में 300 बेड की व्यवस्था की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 35,000 टेस्ट RT-PCR, 3,000 टेस्ट ट्रू नॉट और 40,000 टेस्ट एंटीजन किट से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्ति की पहचान कर तत्काल उसे अस्पताल या आइसोलेशन में रखकर इलाज शुरू किया जाए। जिलों में L1 व L2 अस्पताल विकसित हों जिनमें ऑक्सीजन व वेंटिलेटर की समुचित व्यवस्था रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत स्वेच्छा से अपनी फसल का बीमा कराने के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान जागरूकता रथों को अपने आवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रथ के जरिए किसानों को सुरक्षा से फसल बीमा कराने के लिए पूरे प्रदेश में जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि पहले फसलों का बीमा कराना अनिवार्य था, लेकिन सरकार ने अब इसकी अनिवार्यता खत्म करने के साथ किसानों को स्वेच्छा से बीमा कराने के लिए प्रेरित करने का काम शुरू किया है। ये रथ पूरे प्रदेश में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे और किसानों को जागरूक करेंगे। प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के भीतर सभी 75 जनपद शामिल हैं और 4 कंपनियों के भीतर ये 75 जनपद जो टेंडर में L1 के रूप में आए उनमें से 7 जनपद के क्लस्टर में HDFC का यह HDFC एर्गो बीमा कंपनी जो है वहाँ पर आई है, जिसमें बुंदेलखंड के ललितपुर आदि जनपद भी उसके भीतर शामिल है। किसानों को बीमा की शर्तों की और उसके विधानों की जानकारी उनको हो सके, इसके लिए इन्होंने 9 जागरूकता रथ अपने जनपदों के भीतर एक रथ का ये भ्रमण कराएंगे
किसानों के बीच में संपर्क करेंगे और उन्हें बीमा कराए जाने के लिए उनको उत्साहित करेंगे। 2 प्रकार की व्यवस्था बीमा के बत्ती से, जो किसान केसीसी लेता है, जिस बैंक से केसीसी होती है वहीं पर जो है उसका प्रीमियम कट जाता है, और दूसरा है स्वैच्छिक आधार पर भी, जिन किसानों ने केसीसी नहीं लिया है वो भी उन्हीं प्रीमियम के दर पर उनका भी बीमा किया जाता है। तो ये निजी क्षेत्र के भी ये ऐसे भी किसानों का करेंगे जो अनियमित किसान, जो किसान नॉन लोनी फार्मर हैं, उनको भी प्रयास करके बीमा कराएंगे। और साथ साथ में जिन लोगों ने केसीसी से उन्होंने ऋण लिए हैं केसीसी के आधार पर, उन्हें भारत सरकार ने इस बात को कहा है कि 31 जुलाई तक उन्हें लिखित अपनी सहमति देना होगा कि हम बीमा का लाभ नहीं उठा रहे हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने रविवार को एक निजी संस्था द्वारा आयोजित वेबिनार आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने ऑनलाइन जुड़कर उज्जैन के अरुण ऋषि सहित देश के अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य विशेषज्ञ के साथ कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों पर चर्चा की। इस वेबिनार में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोरोना से लड़ने के लिए वैदिक उपायों पर चर्चा की। अरुण ऋषि ने वेबिनार में कहा कि स्वस्थ रहने और रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाने के व्यायाम आवश्यक हैं। व्यायाम के माध्यम से ही हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं। हम उन बातों को ध्यान में रखें और किस प्रकार का हम आचरण करें, क्या खाएं पिएं, ये एक वास्तव में जीवन में उतारने योग्य बातें हैं। और मेरा मानना है कि वास्तव में जो उन्होंने बात रखी है वो अपने आप में एक विशेष है। और जो मुख्य बात उनके द्वारा इसमें कही गई कि सुबह उठकर कम से कम 15 सेकंड ताली जरूर बजाइए। ये ताली बजाना अपने आप में महत्व रखता है और मैं इसको महसूस करता हूँ, मैं इसको समझता भी हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो विषय हमारे रोटरी बंधुओं ने लिया है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है और इस विषय के माध्यम से समाज में एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो मेरे सभी रोटरी मित्रों को जो इसमें जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वास्तव में श्री अरुण ऋषि जी के द्वारा जो विषय प्रस्तुत किया जा रहा है वो अपने आप सोचने समझने का और अपने जीवन में उतारने का है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्रयागराज में कोरोना संक्रमण रोकथाम अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत पूर्व कैबिनेट मंत्री और सांसद प्रयागराज डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने हरी झंडी दिखाकर की। उन्होंने इस मौके पर कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पोस्टर का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से गांव शहर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को अभियान से बहुत फायदा हो रहा है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो प्रयागराज के सहायक निदेशक आरिफ रिजवी जी ने कहा कि यह अभियान 10 दिनों तक चलाया जाएगा और लोगों को सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया जाएगा। संक्रमण ने पूरे विश्व को इस समय ग्रस्त किया है और वैश्विक स्तर पर इससे निपटने की सरकारें अपने अपनी तरह से प्रबंधन कर रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सतर्क हैं और लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए उत्साहित और प्रोत्साहित कर रहे हैं। सभी केंद्र और प्रदेश की सरकारों के विभाग भी प्रसारण कर रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सूचना एवं प्रसारण विभाग भारत सरकार द्वारा ये अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। ये कोरोना जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है संक्रमण के खिलाफ, और इसमें जो हमारा प्रयागराज का जो क्षेत्रीय ब्यूरो है वो इसको आज लगातार पिछले कई दिनों से प्रयागराज में इसका प्रसारण कर रहा है, गांव-गांव जा रहा है। देखिए, ये जो हमारा कार्यक्रम है ये क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो इलाहाबाद द्वारा प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज की ये जाहिर है कि कई दिन से हमारे कार्यक्रम चल रहा है, 10 दिवसीय 31 तारीख तक चलेगा। तो माननीय सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी ने हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित पोस्टर्स को रिलीज़ किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को मास्क लगा के रखना चाहिए, हाथों को धोते रहना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए।
कोरोना संक्रमण के जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इससे आम आदमी को बड़ा फ़ायदा है। हम सबको इससे बहुत जागरूकता मिल रही है और हर व्यक्ति के दिमाग में ये है कि हमें किस तरह से अपनी सुरक्षा स्वयं करना है। और ब्यूरो की तरफ से जो ये जागरण चलाया जा रहा है, इससे प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ही फ़ायदा है। हम लोग इससे बहुत लाभ उठा रहे हैं। सैनिटाइजर जरूरी इसलिए है क्योंकि जो कोविड-19 की महामारी चल रही है, सभी को जो जानकारी दी जा रही है कि आप लोग साबुन, हम लोग इसलिए बांट रहे हैं साबुन से हाथ धुलें, सैनिटाइजर इसलिए बांट रहे हैं, सैनिटाइजर हर कोई काम करने से पहले और बाद में हाथ सैनिटाइज करें, जिससे कि जो भी कीटाणु हो वो नष्ट हो जाए। कोरोना संक्रमित मरीजों के होम आइसोलेशन में इलाज और स्वास्थ्य की निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में नोएडा में रविवार को कॉल सेंटर की शुरुआत हुई। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य पर प्रभावी निगरानी के लिए एक कॉल सेंटर बनाया गया है। इसका उद्घाटन डीएम सुहास एलवाई ने किया। इस सुविधा के शुरू होने के बाद डीएम ने होम आइसोलेशन के मरीजों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। डीएम सुहास एलवाई ने बताया कि कॉल सेंटर के माध्यम से होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों से उनके इलाज एवं व्यवस्थाओं के संबंध में निरंतर जानकारी ली जाएगी। जानकारी के आधार पर उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुरूप इलाज एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकारी अस्पतालों को लेकर दिमाग में एक छवि बनी हुई थी कि प्राइवेट अस्पताल में बेहतर इंतजाम होते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में प्राइवेट अस्पतालों से ज्यादा सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं बेहतर हैं। ये कहना है कोरोना से जंग जीत कर आए राज सक्सेना का। अलीगढ़ के रहने वाले राज सक्सेना ने बताया कि कंट्रोल रूम से जब उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो परिवार के हालातों को देखते हुए उन्होंने अपने आप को संभाला और सरकारी एम्बुलेंस में बैठकर कोविड-19 अस्पताल में भर्ती हो गए। उन्होंने बताया कि अस्पताल में पता ही नहीं चला कि कब वो ठीक हो गए और 15 दिन कैसे बीत गए। अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने बताया कि योगी सरकार में सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। देखिए, जब मुझे कोरोना में पॉजिटिव आया 19 मई को, तो वाकई उस समय मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, आपको बताएं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सरकारी अस्पताल में ले जाया जाएगा। और सरकारी अस्पताल की जो परिक्रमा हम लोगों ने बचपन से देखी हुई थी कि वहाँ पर कोई भी व्यवस्था अच्छी नहीं होती, खाने पीने में अच्छा बनता। लेकिन जब मैं अतरौली के L1 सेंटर पहुँचा तो वहाँ पर मेरा ये जो पूरा सपना था पुराना वाला बचपन का, वो वहाँ टूटा और मुझे इतनी अच्छी व्यवस्थाएँ मिली। टाइम पर दवाई, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, टाइम हर चीज। कंट्रोल रूम से नीचे से फोन आता था कि कोई भी समस्या आप हमें बताएं। वो सारी चीजें, व्यवस्थाएं देखकर मुझे लगा कि वाकई सरकारी अस्पतालों में इतनी बड़ी सुविधा देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अलीगढ़ के जिलाधिकारी, CDO सर, CMO सर और अतरौली L1 सेंटर के सारा स्टाफ, उसका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था देकर मुझे कोरोना लड़ाई जीतने में मदद की। पूरे देश में फैले कोरोना जैसी भयंकर वैश्विक महामारी ने आज आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है और इस महामारी ने लोगों की रोजी रोटी भी छीन ली है। आज प्रदेश सहित पूरे देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल रही है। भारत सरकार के साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने भी इस बेरोजगारी से लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में 1857 के किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले रूर गांव के जमींदार ठाकुर झुगरी सिंह के परपौत्र दिनेश सिंह ने बताया कि मनरेगा मजदूर प्रवासी मजदूर के साथ ही BPL कार्ड धारक और अंत्योदय कार्ड धारक लोगों को इस महामारी के दौर में सरकार द्वारा निःशुल्क अनाज वितरण, जनधन खातों में महिलाओं के लिए दिया गया पैसा, रसोई चलाने के लिए गैस सिलेंडर के पैसे, मनरेगा मजदूरों को जीवन यापन के लिए 1,000 प्रति मजदूर के हिसाब से उनके खाते में भुगतान दिया गया और वहीं दूसरी तरफ श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों को मिले लाभ अच्छे कदम हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होनी बाकी हैं। कुछ काम हुए हैं, जैसे जो श्रमिकों के खाते में पैसे आ गए हैं और कुछ जनधन
खाते में पैसे आए हैं, कुछ लोगों को अनाज भी मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी हैं जिससे कि गांव वास्तव में खुशहाल हो। देश में मतलब प्रधानमंत्री हों या प्रदेश में मुख्यमंत्री हों, इन्होंने त्वरित माने इस संकट की घड़ी में, इस महामारी की संकट की घड़ी में, चाहे वो हमारे मजदूर जो बाहर काम के लिए गए थे वो बेचारे अपने घर वापसी कर रहे हों, उनकी सुविधा, उनका माने उनका किराया भाड़ा, उनका भोजन पानी रास्ते में या घर आने पर उनको मतलब राशन कोटेदारों से दे करके, इस बात की सराहना मतलब पूरे समाज में सरकार की हो रही है और व्यक्तिगत इन लोगों की सूझबूझ की हो रही है। सरकारें तो बहुत आती जाती रहती हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इन लोगों ने जो त्वरित कदम उठाया जनता के लिए, इसके लिए इन लोगों की सराहना व्यक्तिगत रूप से हो रही है, इनके व्यक्तिगत विचारों की और व्यक्तिगत सूझबूझ। अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई के बाद अब हमारा देश कोरोना से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के दौर में देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले जांबाज स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों का कहना है कि हमारे परिजनों ने देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को कोरोना के संक्रमण से आज़ादी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो जल्द ही सफल होगा। हाथरस के स्वतंत्रता सेनानी तोताराम शर्मा के पुत्र मनोज शर्मा का कहना है कि कोविड-19 के दौरान पीएम व सीएम ने हमारे देश प्रदेश की सुरक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भूखा न रहे, इसके लिए सरकार की ओर से गेहूं, चावल व अन्य राशन सामग्री वितरित की जा रही है। साथ ही गैस मुहैया कराई गई और सब्सिडी प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री की ऐसी योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए सराहनीय कार्य कर रही हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का वो चल रहा था समय, तो वो बिजली काटन पर झंडियों का झंडा लगा हुआ था, तो इन्होंने वहाँ पर यूनियन के नेता होने के नाते इन्होंने भी इसका झंडा हटा दिया और तिरंगा झंडा वहाँ पर लगाया। जैसे ही इन्होंने झंडा लगाया तो उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया, इनको मारा गया, मारपीट की गई और सर फोड़ दिया गया और जेल में डाल दिया गया। 1942 में ये जेल गए। वहाँ रहकर उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद आके उन्होंने बाहर निकल के जब आए तो उन्होंने एक ज्वेलरी की दुकान में काम किया और वहाँ से उन्होंने एक पत्रकार होने के नाते इन्होंने पत्रकारिता हासिल की थी। इन्होंने अपना पेपर ही दैनिक और नागरिक के नाम से अपना पेपर निकाला था हाथरस के अंदर, आज से 50 साल पहले की बात है। हमारे पूज्य पिताजी पंडित तोताराम शर्मा जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने भी एक महाभारत का युद्ध जीता था, जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाई थी। आज उनकी बदौलत हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसा ही एक कार्य अब हमारे इस देश में हुआ है जो हमारी भारत सरकार ने किया है और राज्य सरकार ने किया है। जैसे कि कोविड-19 हमारी महामारी इतनी बुरी तरीके से आया जिसने हमारे पूरे देश को बर्बाद कर दिया। हमारे सड़कों पे हमारे भाई सारे आ गए जिनको खाने के लिए लाले पड़ गए थे। हमारी मोदी सरकार, हमारी योगी सरकार, हमारे दोनों जो मंत्री, ये एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री, दोनों ऐसे हैं जिन्होंने हमारे देश, हमारे प्रदेश की पूरी तरह से सुरक्षा की। हमारे जो मोहताज थे खाने के लिए, हमारे जो भाई बंधु, आज उनके लिए चावल, गेहूं और राशन पूरा दिया, समझे, 5 महीने का। और सब्सिडी दी, बहनों के लिए सब्सिडी दी, उनके खाते में सब्सिडी 500 रुपये महीने गई, गैस कनेक्शन दिया। और ये समझिए कि हमारे को ऐसे ही प्रधानमंत्री और ऐसे ही हमारी योगी जी प्रदेश और देश के लिए चाहिए, जो आने वाले टाइम में हमारी जनता हमेशा के लिए खुश रहे। कोरोना ने रहन सहन के तौर तरीकों के साथ जीवन के आयाम भी बदल दिए हैं। बेशक इस संक्रमण ने विपत्तियों के पहाड़ खड़े किए हों, लेकिन विषम हालातों में चुनौतियों से पार पाने का सलीका भी सिखा दिया है। बागपत जनपद के जौहरी गांव की बीपी सिंघल शूटिंग रेंज कभी धमाकों से गूंजा करता था, लेकिन अब यहां योग की शांति है। पहले निशानेबाज बंदूकों से लक्ष्य पर निशाना साधते थे, अब उनका लक्ष्य एकाग्रता और दिमागी सुकून है, जो शूटिंग के लिए अनिवार्य भी है। थाईलैंड में योग केंद्र चलाने वाले योगाचार्य राजीव तोमर लॉकडाउन के बाद से सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक निशानेबाजों को वृक्षासन, बगध्यानासन, नटराजासन, वृक्षासन, शीर्षासन, दंडासन, चक्रासन आदि का अभ्यास कराते हैं।
मैं यहाँ पर 5 महीनों से शूटरों को योग सिखा रहा हूँ। इससे पहले मैं थाईलैंड में 11 वर्षों से योग का अध्ययन अंग्रेज़ों को करा रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पे शार्प शूटर जो हैं वो निशाना सीख रहे हैं और योग का भी अभ्यास कर रहे हैं, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि हो रही है और उनका बैलेंस बन रहा है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और उनकी जो है दिमाग की शांति और ज़्यादा बढ़ गई है। योग करने से, ध्यान से और प्राणायाम से उनको बहुत लाभ मिल रहा है। योग प्राइमरी चीज़ है और योग के बगैर शूटिंग नहीं हो सकता, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो हमने ये योग शुरू कराया था तो पहले से, पर अब ये योगाचार्य बाहर से आए हुए हैं, बैंकॉक में कोचिंग देते थे, लॉकडाउन में ये भी फंसे हुए हैं तो इनका सदुपयोग कर रहे हैं। और दूसरे सत्येंद्र योगी है, ये हमारे गांव का ही है, ये भी योगा कराता है। तो 2 योगी यहाँ पे इस समय मेहनत कर रहे हैं, तो इनका हमने समय का और इनकी विद्वता का हमने सदुपयोग किया। निशानेबाजों की एकाग्रता और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शूटिंग रेंज पर 3 माह से निशानेबाजों को योगाभ्यास कराया जा रहा है। शूटिंग में दिमाग को शांत और बैलेंस रखने की आवश्यकता होती है और योगाभ्यास के जरिए निशानेबाजों को काफी मदद मिल रही है। मेरा नाम सृष्टि डागर है। मैं शूटिंग 20 दिन से कर रही हूँ, योगा भी मैं 20 दिन से कर रही हूँ। योगा और शूटिंग बहुत आपस में रिलेट करते हैं, इसलिए योगा के मेरे को ऐसे फ़ायदे हुए हैं। मेरी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्प्रूव हुई है और इम्यूनिटी सिस्टम बहुत इम्प्रूव हुआ है मेरा। और जैसे आपको पता है शूटिंग में बहुत शांत माइंड चाहिए एकदम बिल्कुल, तो योगा की मेडिटेशन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। एकदम बिल्कुल प्रॉपर मेरा बैलेंसिंग बहुत अच्छा हुआ है योगा की वजह से। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट कर कहा कि भारत में बाघों में स्मार्ट पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल के लिए एम स्ट्राइप्स नाम की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है, जिसे देश के सभी 50 टाइगर रिजर्व में लागू किया जाएगा। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है। फिरोजाबाद में मत्स्य विभाग किसानों की आय दोगुनी किए जाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अत्यधिक ग्रामीण क्षेत्र को आच्छादित किए जाने पर जोर दे रहा है। ये योजना ग्रामीण बेरोजगार युवा के लिए स्वरोजगार का बेहतर विकल्प है। पीएम मत्स्य संपदा योजना पूर्व में संचालित नीली क्रांति योजना के स्थान पर प्रस्तावित है। पीएम मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन हेतु 15 मई 2020 को पूरे देश के लिए 20,000 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि की घोषणा की गई थी, ताकि 55 लाख से अधिक ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिल सके। वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक लागू इस योजना से मत्स्य किसानों के साथ मत्स्य श्रमिक, फिशर एवं मत्स्य व्यापारियों को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। फिरोजाबाद के सहायक मत्स्य निदेशक श्री किशन शर्मा ने बताया कि अभी जिले में मछली उत्पादन 2,660 मीट्रिक टन है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से अगले 5 वर्ष में इसे 4300 मीट्रिक टन किए जाने का लक्ष्य है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।